जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव घोषित हुए लगभग एक महीने का समय हो गया है। 8 जनवरी को ये चुनाव घोषित हुए हैं। ये जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो राज्य है पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर। इन 5 राज्यों के चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस हद तक अभी आगे बढ़ गया है कि कल तक तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे एक दूसरे पर, लेकिन अब गोलियां भी चलने लगी है। इसी के साथ में चुनाव की घोषणा होने के बाद भी गठबंधन बन रहे हैं और गठबंधन टूट भी रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब है। मैं उनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था और उससे आप अलग हो गए, इसकी घोषणा आपने कल की। तो क्या वजह रही, किस वजह से आपने उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से अलग होने का फैसला किया? नहीं, इसके बारे में तो मैंने जो बहुत विस्तार से बयान दिया, उस बयान में मैंने सारी परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं की जो टीम है, और आपको जानकारी है, आप लोग भी वहाँ 22 तारीख को हाजिर थे और वहाँ पर यह घोषित किया गया था कि 380 सीटों पर हम लोगों का समझौता और आपस में बंटवारा हो गया है, सहमति हो गई और 23 सीटों का ही मामला बचा हुआ है और ये 2-3 दिन में ये मामला हम लोग हल कर लेंगे। कई दिन हुए इसके लिए बाबू सिंह जी ने और बैरिस्टर साहब ने, ओवैसी साहब ने भी कोई पहल नहीं की। जब 23 सीटों का मामला अनावश्यक विवाद में फंसाया गया और हमने हमारे संगठन की ए ग्रेड की और डबल ए ग्रेड की मिला करके 61 सीटों का गठबंधन के लिए त्याग किया ताकि ये गठबंधन बन जाए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने का काम हमने किया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने 18 दलों को लेकर बनाया था, तो बनाने वाले तो हम लोग हैं, हमने पहल करके बनाया और फिर ये घोषित करते रहे 18 मंडलों के कार्यक्रमों में भी कि बीजेपी को अकेली समाजवादी पार्टी परास्त नहीं कर सकती, महागठबंधन बनाना होगा और ये महागठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बन सकता है, ये गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर बन सकता है, ये गठबंधन ओवैसी साहब के साथ मिलकर बन सकता है। ये हम पब्लिकली कहते हैं और ये भी रिकॉर्ड में है। और जिसके साथ भी पहले गठबंधन होगा तो हम घोषित करेंगे, हम राह नहीं देखेंगे। तो हमने ओवैसी साहब के साथ हमारा पहले गठबंधन हो गया और बाबू सिंह को भी हमने इसके साथ जोड़ा। वो आखिरी तक दूसरे दलों के साथ में वार्ता कर रहे थे। जब गठबंधन हो गया, हमारा डिस्कशन फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद भी बाबू सिंह जी एक दिन और रुकना चाहिए और थोड़ा सा कांग्रेस के साथ हो सकता है तो देखना चाहिए, करना चाहिए, इस तरह की। फिर एक दिन रुक गए 21 तारीख, इसकी वजह से एक दिन और बढ़ गए, 22 तारीख आ गया और फिर 22 तारीख को
तब तक कई राउंड में चर्चा होकर ये निर्णय हो गया कि 380 सीटों पर हमारी सहमति बन गई। 86 सीटें ओवैसी साहब को दी गई, 145 सीटें जनाधिकार पार्टी। जनाधिकार पार्टी की। तो मुस्लिम लोगों की संख्या 19% अगर मान ली जाए, क्योंकि वो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लड़ाई उनका लड़ना जायज है। हम अलग हुए फिर भी कह रहे जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हक की बात है, अधिकार की बात है, होना चाहिए हिस्सेदारी। और हम वामसेप के तरफ से ये बात कहते रहे कि लोक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 76 सीटें होती है, मगर 86 दे दी गई। हमारा तो शुरू से 85% का मामला है, और हमने जो सीटें लोगों को अलॉट की, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसमें शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उसमें एमबीसी के लोग हैं, उसमें ओबीसी के लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं। हमने जो सीटें दी लोगों को, क्योंकि हमारा तो 85% का कार्यक्रम चल रहा है। तो 86 सीटें ओवैसी साहब को, 145 सीटें बाबू सिंह जी को, और 149 सीटें हमारे हिस्से पर आई, और सहमति हो गई, और हम लोगों ने 61 सीटों का त्याग कर दिया कि हमको कम से कम जो है वो, जिस तरह से 403 विधानसभा में हमारी परिवर्तन यात्रा चली, आप लोगों को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के लोग उसमें लगे थे, और 403 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा जाकर आए। 403 विधानसभा में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केवल 23 सीटों का मामला रहा। 23 सीटों के बारे में यह कहा गया, तो ये कहा गया कि हम 2-3 दिन में इस मामले को हल कर देंगे। वो हल करने के लिए हमारे तरफ से परमेंद्र प्रताप चौधरी, विकास पटेल और डॉक्टर अनिल बानी, इन लोगों को लगाया गया। इन लोगों की राय बनी कि ये होने के बजाय ये विवाद कर रहा है, और जो 380 सीटों में हमारे हिस्से में आई हुई 149 सीटें हैं, उन पर भी अतिक्रमण करने का, हमारी सीटों पर कब्जा करने का कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू हुआ। तो हैरान करने वाली बात है। तो मैंने मैसेज दिया कि भाई इसी तरह से अगर ये बात होती है तो फिर हम विड्रॉ हो जाएंगे। मुझे पहल करनी पड़ी, और इस वजह से बाबू सिंह जी मुझे मिलने के लिए आए। आपने कल इसकी घोषणा की, उसके एक दिन पहले आपने अपने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे कि ऐसी परिस्थिति फंसी हुई है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उचित मार्ग है। कितने दिन पहले से आपका ये चल रहा था कि ये विवाद सुलझाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे? 4-5 दिन पहले से विवाद जो है सुलझाने के लिए हमारे लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, और बाबू सिंह जी को बुलाकर वो आए भी, बातचीत हुई, और हमने जो उनको कहा कि ठीक है, फिर आप अपने लोगों को बोल दीजिए, मैं अपने लोगों को बोल करके कर देते हैं। उसके बाद भी उन्होंने झूठ बोला हमारे लोगों को कि मेश्राम साहब ने तो सारी बात स्वीकार। किन्होंने झूठ? बाबू सिंह जी, मेश्राम साहब ने तो स्वीकार कर लिया, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। कि वहां से उन्होंने टेलीफोन किया परविंदर ने, और मेरी आवाज ओपन करके उन्होंने तेरे को सुनाई, तो उनको मालूम हो गया कि मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं।
किया ही नहीं था। तो इससे वो नियत में कुछ गड़बड़ियां हमने देखी, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। तो फिर उसके बाद में वो लिस्टें घोषित करते रहे, जो 149 हमारी सीटें है उनके ऊपर MIM के द्वारा भी और इनके द्वारा भी कब्जा करना शुरू हो गया। इसका मतलब है उन्होंने शायद पहले अपना मन बनाया और उस हिसाब से वो काम करते रहे। तो उन लोगों ने हमें इस परिस्थिति में कंपेल किया। क्या कारण है, क्या परिस्थितियां है, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब ये गठबंधन घोषित हुआ तो ये प्रचार किया गया कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। सारे चर्चा सत्र, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इसका परिणाम जो है वो समाजवादी पार्टी पर होगा। 2-3 दिन जाते ही जब, क्योंकि ये मैंने ओवैसी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10-15 मिनट पहले ये बात कही कि इसमें हम लोगों को कि समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है, बीजेपी का चेहरा स्पष्ट है, बीएसपी का चेहरा स्पष्ट है। अगर हम बगैर चेहरे से, मुख्यमंत्री पद का बगैर चेहरे से अगर हम मैदान में उतरते हैं तो रणनीतिक गलती होगी। हमें भी चेहरे के साथ उतरना चाहिए। तो मैंने वो इसी साहब को कहा कि हमारा फार्मूला होना चाहिए 2 मुख्यमंत्री का, एक ओबीसी, एक शेड्यूल कास्ट। तो ओबीसी के लिए प्रभु सिंह जी 2.5 साल के लिए प्रथम चरण में 2.5 साल उनका नाम होगा, तो 2.5 साल के लिए परिमित प्रताप का होगा। ये बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 10-15 मिनट पहले ओवैसी साहब को ये कहा कि 3 हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे। आप समाजवादी पार्टी को डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, आप उधर क्यों मांग कर रहे हैं? हम इधर डिप्टी सीएम आपको दे देते। तो एक मुस्लिम चेहरा जो है जाहिर रूप से होगा, जब ये SC ST के साथ मिलकर होगा मुस्लिम, तो संघ परिवार को हिंदू मुसलमान करना आसान नहीं होगा। केवल मुसलमान कम होगा तो हिंदू मुसलमान करना आसान होगा। जब वो इनके साथ होगा तो हिंदू मुसलमान करना आसान नहीं होगा। और दूसरा एक MBC का आदमी होना चाहिए, और फिर एक कुशवाहा जी के अलावा जो दूसरी जाति के लोग हैं ओबीसी में होना चाहिए दूसरा। ये बातें उनको मैंने समझाई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या बराबर वही जाके घोषित कर दिया। एक बात उन्होंने अपने मन से घोषित कर दिया जो मैंने नहीं बताई, कि इस गठबंधन का कन्वीनर बाबू सिंह जी रहेंगे। ये हमसे सलाह मशवरा नहीं, ना हमारी सहमति ली गई, क्योंकि कन्वीनर मैं ही था पहले से, मैं ही इसको बना रहा था। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कन्वीनर मैं ही था, इन लोगों ने आकर बनाया था, मैं ही कन्वीनर था। राष्ट्रीय शब्द निकालकर उसमें भागीदारी शब्द डाला गया। कन्वीनर बदलने का कोई काम तो हुआ नहीं, केवल उसका नाम बदलने का कार्यक्रम हुआ। कन्वीनर बदलने का, कन्वीनर में पहले से ही था। और
क्यों? इसलिए पहले से था, इसलिए ये चर्चा करने का मुद्दा नहीं था। बनाने के काम भी हम ही कर रहे थे, मगर वहां उन्होंने बाबू सिंह जी को घोषित कर दिया। हमने गठबंधन के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्शन लेना सही नहीं समझा। अभी आप पिछले 2 दिनों से ये बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाहिर हो गया है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया कि आपने जो बातें बोली है वो गलत है या इस प्रकार से बातें हैं? दोनों के दोनों चुप है। जैसे हमने ये ओरल बात की ना, कई राउंड की बातें हुई ना हमारे लोगों के साथ, उनके साथ एक राउंड में नहीं, कई राउंड में बात हुई। मतलब हमारी तरफ से लगातार कोशिश हुई, मेरे देवी की तरफ से भी कोशिश हुई, मगर 2 लोगों की तरफ से कोशिश नहीं हुई। मेरे तरफ से कोशिश हुई और इस वजह से बाबू सिंह जी के साथ में बातचीत हुई, वो उन्होंने झूठ का सहारा लिया इन 2 दिनों में उनसे। मगर बाद में ये सारा परिस्थिति है, ये ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रीय स्तर के लोगों की मीटिंग बुलाई और राष्ट्रीय स्तर के लोगों की मीटिंग बुलाकर सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सभी लोगों के सहमति से हमने फैसला किया कि इसमें रहना उचित नहीं है, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट में विवाद खड़ा हो गया है और ट्रांसफर ऑफ वोट का मामला खड़ा हो जाएगा। जब सारे डिस्ट्रिक्ट में विवाद खड़ा हो गया, अब अगर हम लोग अपने लोगों को बिठा दें तो वो ट्रांसफर करने में काम नहीं करेंगे, अगर वो लोग जबरदस्ती अपने लोगों को बिठा दे तो वो काम नहीं होगा, आपको नहीं ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये अब गठबंधन काम करने लायक नहीं रहा। इस वजह से फिर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अब ये गठबंधन विड्रॉ करने के हमारे सामने कोई विकल्प नहीं। अब 403 सीटों पर हमारी परिवर्तन यात्रा जा गई, तो 403 पर हम इंडिपेंडेंटली कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। तो हमारे हिस्से में 149 सीटें आई। वैसे तो नुकसान हुआ। 61 सीटों पर हम लोगों ने हमारी ग्रेड की जो सीटें हैं वो सीटें हमने इसके लिए गठबंधन के लिए तैयार की कि कोई बड़ा काम होना चाहिए और ये सेमीफाइनल में अगर हम बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, क्योंकि ये गठबंधन होने से जो पहले हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन था, ये महागठबंधन हो गया था, ये छोटा मोटा नहीं हुआ था। और जब हम सारे लोग इकट्ठा मिलकर मैदान में परिवर्तन पदयात्रा के लिए निकल जाते तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, बहुत बड़ा सारे उत्तर प्रदेश में। और विकल्प था, ये विकल्प क्यों था ये मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों ने, जिन नॉन यादव जाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी के और यादव लोगों के गुंडागर्दी के विरोध में बीजेपी को प्रतिक्रिया में वोट दिया था, उनके लिए एक विकल्प खड़ा हो गया। छोटी मोटी बात नहीं थी। 2017 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो ये ऐसा परिणाम उनके सामने एक विकल्प खड़ा हो गया वोट देने के लिए, नॉन यादव ओबीसी जातियों के लिए और तमाम लोगों के लिए। जब ऐसा होता तो इसका परिणाम, पहले नंबर का परिणाम बीजेपी पर होता। जो लोग कह रहे थे समाजवादी पर होगा, वो 2-3 दिन में ही लोगों ने आकलन कर लिया, बीजेपी के लोगों ने, कि इसका परिणाम तो बीजेपी पर होगा। और बीजेपी पर इसका परिणाम होगा, तो बीजेपी पर परिणाम होते ही ये पहले नंबर के विकल्प की दिशा में मामला आगे बढ़ता है। जब हम मैदान में उतरते, सारे लोग के सारे लोग मैदान में उतरते, पदयात्रा में निकलते और लाइव टेलीकास्ट होता, तो ये विकल्प सारे उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने आ जाता। मगर अकेले ही ओवैसी साहब पदयात्रा के लिए निकल गए। ये जो हमला हुआ उनके खिलाफ, उनके ऊपर, जिसको मैं कंडेम किया, जिसका मैं विरोधी हूं, उनके अकेले
पदयात्रा में चलने की वजह से यह हमला हुआ। यदि उनके साथ मैं और बाबू सिंह चलने के लिए होते, 200% गारंटी से कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं होती हमला करने की। मुझे यह आशंका है अकेले जाने के पीछे कि किसी ने हमला करना और किसी ने हमला करने देने के हालात अकेले में चलकर पैदा करना, ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी का मामला मुझे लग रहा है। जिस तरह से बीजेपी के लोग पकड़े गए, बीजेपी के लोग उस पर भी हम बात करेंगे। नहीं, मैं हाँ। ये परिस्थितियां बता जी, रहा जी। हूं कि कैसी परिस्थितियां जो है अभी निर्माण हो गई है। तो हमने कई राउंड बात की इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि बाह्य शक्तियां इस बात को रोकने का काम कर रही थी। इसलिए इतना छोटा मामला हल करने में हमें कामयाबी नहीं मिली। जब बड़ा मामला हल कर लिया 380 बड़ा 380 सीटों का मामला हल कर लिया। 23 में 14 सीटों का विवाद ओवैसी साहब का और 9 सीटों का विवाद बाबू सिंह जी का। जब 380 सीटों का मामला हल कर लिया और उसके लिए 61 सीटों का त्याग, प्रथम श्रेणी की, डबल ए ग्रेड की और ए ग्रेड की सीटों का त्याग हमने किया गठबंधन के लिए, व्यापक हितों के लिए। और सारी संगठन शक्ति की ताकत हम लोग इस काम में लगा रहे थे। तमाम जिलों से टेलीफोन आने लगे कि वहां पर विवाद हो गया है, विवाद हो गया और आप ए ग्रेड की सीटें छोड़ रहे हैं। जहां पर आपके संगठन हाँ। शक्ति है, कैंडिडेट मजबूत है। तैयारी कर रहे हैं हम कई दिनों से, महीनों से। जब आपने सुझाव मांगे थे तब कई सारी प्रतिक्रियाएं उसमें आई है। हमने कुछ प्रतिक्रिया को देखा। 2 प्रकार की प्रतिक्रिया हमें महत्वपूर्ण लगी, जिसमें एक प्रतिक्रिया इस प्रकार से है कि लोगों ने कहा कि जो भी आप निर्णय लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, और दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि गठबंधन कैसे भी करके बचाया जाए, उन्हें समझाने की बात हो या कुछ भी करके हमारी तरफ से, यानी आपकी तरफ से पहल हो और गठबंधन को बचाया जाए। तो ये जो लोगों की भावना थी या है अभी शायद नहीं होगी, लेकिन पहले जो भावना थी उसको लेकर क्या कहेंगे? वो लोगों की भावना गलत नहीं है जी। उम्मीदें है ना लोगों की, मैं उन उम्मीदों को गलत नहीं मानता, मगर उनके पास जानकारी नहीं है कि हमने ऐसा करने के लिए जो वो उम्मीद कर रहे थे कि आप इस पैचअप कर दीजिए, कोशिश कर दीजिए, वो कोशिशें हम लोग कर चुके हैं। मैंने अपने लोगों को जो गुस्से से भरकर मेरे पास आते थे, टीम में चर्चा करने के लिए जाते थे, वो प्रैक्टिकल अनुभव लेते थे। मैं यहां बैठा रहता था, वो प्रैक्टिकल अनुभव रहेगा, फिर मैं उनको समझा रहे गठबंधन के लिए हम लोगों को त्याग करना होगा भाई। मैं उनको ये समझाता, फिर वो शांत होते, फिर कोशिश करते, 9 राउंड बात हुई। तो लोगों को जिन्होंने ये उम्मीद की, उनको ये पता नहीं है, ये उनके पास ये जानकारी नहीं है कि हमने इसको बचाने के लिए पहले ही कोशिश की। वो जो बताने वाले हैं, मैं पहले से ही समझ रहा था, बताने वाले हैं लोग ऐसी बातें, हम पहले ही कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से मगर नहीं, उनकी तरफ से विवादित सीटों का समाधान करने की तो दूर, वो उसी दौरान जब वो कोशिश कर रहे, उसी दौरान एक लिस्ट घोषित कर रहे हैं दोनों तरफ से, जो विवादित नहीं है उन सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने की सीटें वो घोषित कर रहे। नया विवाद परिस्थितियां इसका मतलब दूसरी ही दिशा में जा रही थी, और इससे हमारे संगठन में थ्रू आउट यूपी में विद्रोह खड़ा होने के हालात पैदा हो गए। सारा का सारा संगठन ही अगर विद्रोह करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? गठबंधन तो आज है, कल नहीं कंपेल, मतलब हम लोगों को ये ऐसा करने के लिए उन लोगों ने कंपेल किया और हम लोग विड्रॉ कर।
विड्रॉ करने के बाद भी मेरी जो मतलब जो भावनिक स्थिति है, वो भावनिक स्थिति जो है वो इसके अगेंस्ट है, विड्रॉ करने के। विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ये कोशिश मैं खुद ही करता रहा, मैं लोगों के साथ में मिलकर लोगों को बोलता रहा, मगर व्यावहारिक स्थिति बहुत ज्यादा विपरीत है। हर जिले में विद्रोह खड़ा हो गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इस वजह से क्या हुआ, ओवैसी साहब का जितना संगठन है, उनका अगर संगठन का एक भी आदमी है मामले, तो भी वो चुनाव लड़ रहा है। जहां आदमी नहीं है, केवल उतनी ही सीट वो छोड़ रहे या गठबंधन के लिए दूसरे अन्य दलों को अब दे रहे। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में एक बात बहुत बढ़ चढ़कर उठा रहे थे, जो हमें भी लग रहा था सही। वो कौन सी? कि मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं। 19% मुस्लिम है, 19% 403 में 76 सीटें होती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 380 का, जिसमें 86 सीटें ऑलरेडी उनको छोड़ दी गई है। 76 प्लस 10 86 हो गए, तो ये होता है 110%। तो हिस्सेदारी का जो सिद्धांत है, भागीदारी का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार उनके संख्या से 110% हो गया। और वो ये भी कह रहे कि नहीं, आपने ऐसा कैसे मान लिया कि हम केवल मुसलमानों का संगठन है। हैदराबाद में उन्होंने कहीं किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, बिहार के चुनाव में कहीं किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, और मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो यही मान रहे हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों को हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। हम वामसेब के लोग कहते हैं कि संख्या के अनुपात में मुसलमानों को उनके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हम तो गलत नहीं कह रहे उनको, ये बात सही कह रहे। हम लोगों ने भी कई मुसलमानों को टिकट दिए। तो ये परसेंटेज जो है, अगर इनका जोड़ दिया आपके जाए, भी मुस्लिम कैंडिडेट अगर जोड़ दिए जाए तो और ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाता है, 125% से ज्यादा हो जाएगा। तो भागीदारी के सिद्धांत के अनुसार भी वो सही नहीं है। आपने कानून, फिर वो जो ट्रांसफर ऑफ वोट का मामला था, जब आपका संगठन जहां नहीं है, वहां जो मुसलमान है वो हमें वोट कैसा देंगे? आपका संगठन तो है नहीं, आपके कार्यकर्ता नहीं है, तो वहां के मुसलमान, वहां हमारा कैंडिडेट खड़ा है या बाबू सिंह जी का खड़ा है, तो वहां आपका वोट हमें ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं होगा। वहां का वोट समाजवादी को होगा। ये व्यवहारिक बात है, ये आरोप प्रत्यारोप करने का मामला नहीं है। जो 32 साल मैं यूपी के अंदर काम किया, तो मेरे पास जो तजर्बा है उसके आधार पर बोल रहा हूं। और उसके लिए अलग से कोई न कोई प्लान बनाना पड़ेगा। ये बात मैंने बाबू सिंह जी को कही, और बाबू सिंह जी ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि समस्या उनके कैंडिडेट को भी, हाँ, ये बड़ी समस्या है। और ये हमारे सामने भी समस्या है कि ओवैसी साहब के वोट हमें ट्रांसफर कैसे होंगे। हम तो उनको ट्रांसफर करने के लिए करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबू सिंह जी का संगठन कैडर बेस नहीं है, ओवैसी साहब का संगठन कैडर बेस नहीं है। दोनों का संगठन क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा संगठन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इतिहास है कि बीएसपी के पास जो ट्रांसफरेबल वोट है, वो वामसेव की वजह से ट्रांसफरेबल था। अगर कोई ये कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट का वोट जो है या बीएसपी का वोट जो है ये ट्रांसफरेबल नहीं था, अगर ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता तो 25-25 करोड़ रुपए देने के लिए
ऊंचे जाति के लोग मायावती को वो टिकट के 25-25 करोड़ रुपए देते थे और ये सोचते थे कि एक वोटर के घर में जाकर जो हम पैसा देते हैं वही अगर उससे पार्टी के- बेहतर एक आदमी को मायावती को दे दिया जाए और वो केवल कह दे तो सारा का सारा उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और सारा का सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा। ये कोई काल्पनिक बात है, तो सारी अखबारों की कहानियां इसमें भरी पड़ी हुई है। अगर कोई ऐसा कहता है कि ये ट्रांसफरेबल वोट नहीं है तो उसको राजनीति की समझ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये वामसेब ने भारत के राजनीति को दिया हुआ सिद्धांत है। और रमाबाई मैदान में जो विशाल रैली हुई उसका 5वां हिस्सा मायावती की रैली में था। 5 गुना बड़ी रैली हमारी थी। उसमें एक एक आदमी पहले बीएसपी का था और अभी हमारे पास आया हुआ है। हमने हमारे बेसिक संगठन का वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन से वो रैली आयोजित की थी। उसके लिए उसका संचित फंड खर्चा किया और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास में, वो फंड खर्चा किया था। क्योंकि बैंक से निकालना पड़ता है तो रिकॉर्डेड बातें हैं। और इतनी विशाल रैली खड़ी की और उसमें एक खास बात की कि इसमें एक एक आदमी जो आया हुआ है वो कल तक बीएसपी का था, अब हमारे पास है। हालात बदल रहे हैं। मायावती विकल्प थी, अब नहीं। हमने इटावा में 14 नवंबर को रैली की और जीआईसी मैदान किया। जीआईसी मैदान के बारे में हमने जानकारी की कि बहुत बड़ा मैदान है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो कभी मुलायम सिंह जी की रैली हुई क्या? कभी नहीं। उन्होंने इस ग्राउंड को बुक करने की कोशिश ही नहीं की। वो ग्राउंड हमने बुक किया, केवल बुक नहीं किया, वो ग्राउंड हमने, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया तो वो पूरा ग्राउंड जो है भर गया था। वो भी भर के दिखाए। वहां से 22 किलोमीटर अंतर पर सैफई। तो इसका मतलब यह था कि लोग विकल्प की तलाश में, जब हम बड़ी रैलियां कर रहे थे तब मायावती ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही थी। जब हम अपने लोगों को संगठित कर रहे थे तब वो ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही थी। तब उसका बेस जो है वो खिसक रहा था और वो ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही थी। और 3 बार उसने घोषणा की रैलियों की, मगर वो रैलियां नहीं कर पाई। अभी रैलियां कर रही है। 2 फरवरी से उनकी आगरा से शुरू हो गई। हाँ। जो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये ट्रांसफरेबल वोट वामसेब की वजह से था, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था। ये जो गठबंधन है इसमें 3 बड़े दल शामिल थे। बाबू सिंह जी का जनाधिकार पार्टी, हमारी पार्टी और हमारा संगठन वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। और ये जो संगठन हमारा था वो एक्सिल का काम करता था। गाड़ी में जो आंख होती है ना, उसके ऊपर चक्के रहे जलते, वो एक्सिल निकल गया तो गाड़ी चल नहीं सकती। क्योंकि ट्रांसफरेबल वोट हम अपना भी करते, हम बाबू सिंह के संगठन का वोट भी ट्रांसफर करते ओवैसी साहब को, और ओवैसी साहब का जो वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है उसकी योजना बनाते, प्लान बनाते और उनका वोट भी ट्रांसफर करवा सकते थे। इस योजना पर भी मैं काम कर रहा था। तो 200% मैंने जो कहा था, ये बगैर सोचे समझे नहीं कहा था कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी, क्योंकि उनके पास 2 जिलों के, 4 जिलों के, 5 जिलों के लोग हैं। उन्होंने तो पहले ही घोषित किया था कि कोई बड़े, तो इस वजह से मैं ये कह रहा था कि इस वजह से ये है अभी
भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी और इसमें नॉन यादव वोटों का ध्रुवीकरण हमारी समर्थन में होगा। जिसके लिए आपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिया था। वो सारी रणनीति बनाई, वो रणनीति थी ना, वो रणनीति बीजेपी को परास्त करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि हम बीजेपी को परास्त करने के लिए गठबंधन बना रहे थे। महागठबंधन में गठबंधन तो पहले ही था, महागठबंधन बना रहे थे, गठबंधन का कन्वीनर तो मैं ही था। भागीदारी शब्द हटने से कन्वीनरशिप थोड़ी खत्म हो जाती। अभी आपने जिसका जिक्र किया है ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ, जिसके बारे में आपने बताया, और आपने ये भी कहा कि अगर तीनों मिलकर, जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो प्रमुख घटक दल और नेता है, वो तीनों ने मिलकर अगर पद यात्रा की होती तो शायद ऐसा नहीं होता, या दुश्मनों की भी ऐसी जो है हिम्मत नहीं हुई थी। उसको जरा विस्तार से बताइए कि वो कैसे नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर एक बात तो प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं कि जब हम लोग तीनों मिलकर करते तो फिर 2-4 गाड़ी नहीं रहती, तो ये छोटे दल मिलाकर 10-20 गाड़ियां हो जाती, 20-25 गाड़ियां होती। उस गाड़ी में फिर आइडेंटिफाई करने का मामला खड़ा हो जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। और फिर ये हमला गठबंधन के ऊपर माना जाता, जो बीजेपी के लिए जानलेवा साबित हो जाता। फिर उसको हिंदू मुसलमान के बजाय वो गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मामला खड़ा हो जाता। ये रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी भारी गलती होती। इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर इसको हम लोग उसको शेप देते, और इसका एससी और बीसी के वोटों पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता। बाबू सिंह को बगैर कैडर बेस के इस बात को कन्वर्ट करना संभव नहीं है। बाबू सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, मैं समझ में आ रहा है कि ये उस परिस्थिति का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश में काफी महीनों से, आपने जैसे कहा कि 90 के दशक से आप इस उत्तर प्रदेश में हैं, चुनाव में आपने कई सारी रैलियां की है। क्या कभी आपको ऐसा डर नहीं लगता कि जैसा हमला हुआ है ये आपके ऊपर भी हो सकता है? देखो, मैं तो ईवीएम के विरोध में राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तन यात्रा निकाल चुका हूं, और मैं ये बात मानकर चलता हूं कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है। तो मेरे पास पूरा सिक्योरिटी का सीक्रेट प्लान काम करते रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी के संबंध में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, और ये बातें दुश्मनों को पता है कि पूरी सिक्योरिटी की सिस्टम के साथ चलते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं। दूसरी बात कि वामन मेश्राम कन्विक्शन वाला आदमी है, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ यकीन और विश्वास करने वाला आदमी है, जिससे करेज पैदा होता है। जब कन्विक्शन होता है तो करेज पैदा होता है। और यदि वामन मेश्राम को कुछ हुआ तो नागपुर पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं पहले बोल चुका हूं। नागपुर पर क्या असर पड़ेगा, संघ परिवार के हेडक्वार्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसका उनको बहुत अंदाजा है। वो सारे हमारे लोगों से घिरा हुआ है। जी बिल्कुल है ना, तुम पता देखा हो ना, हमारे लोगों से घिरा हुआ है। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है उनको कल्पना है। दूसरा, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जो किसी जीत को पकड़ लेता है तो वो तब तक पूरा नहीं होता, तब तक छोड़ता नहीं। नामांतर का इशू ले लो, 16 साल केवल एक विश्वविद्यालय का प्लेट बदलने के लिए आंदोलन करते रहे और छोड़ा नहीं आगे तक, बीच में हटे नहीं हो कभी। तो हम तो वो भीमा कोरेगांव वाले के खानदान के लोग हैं, हमें डर नाम का कोई चीज नहीं लगता है। और इस वजह से हम कोई गलत बात नहीं करते।
बगैर सबूत के कोई बात मैं करता नहीं हूं। मैं सबूत भी देता हूं, लॉजिक भी देता हूं, तथ्य भी देता हूं और सारी चीजें समझाता हूं। इवन आरएसएस के लोग, वो आरएसएस का एक समरसता मंच चलाने वाला पतंगे है, वो कहता है अरे भाई अगर भाषण करने का हुनर सीखना है तो हम हिसाब से सीखना चाहिए। हम उससे सहमत नहीं, वो बोलता है हम उससे सहमत नहीं है, मगर हुनर उससे सीखना चाहिए आरएसएस के। तो वो मैं बगैर सबूत के नहीं बोलता हूं, बगैर लॉजिक के, बगैर तर्क के और पूरी भूमिका बनाकर क्रोनोलॉजिकल सारी चीजें बताता हूं। साधारण बुद्धि रखने वाला जो आदमी है उसको भी सारी बात समझ में आती है। तो इसलिए मैं किसी की भावनाओं को आहत करने वाली बातें करता हूं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला करता हूं, ऐसा तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है, ये अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, महिलाओं को दास बनाने का मामला है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के ऊपर थोपा गया है, वो जिस बात को हिंदुत्व कहते हैं वो गुलामी थोपने का राष्ट्रीय अभियान है। हिंदुत्व क्या है? ये एससी एसटी ओबीसी और जो किसान जातियां जिनको इन्होंने राज्यों में सत्ता देने का अभियान चलाया, उनको गुलाम बनाने का अभियान है हिंदुत्व की विचारधारा। ये पर्दा डाला गया है, ये ब्राह्मणत्व है, हिंदुत्व नहीं है। ये मूल रूप से ब्राह्मणत्व है। कैसे कैसे ब्राह्मणत्व है? क्योंकि ये हिंदुत्व में वर्ण व्यवस्था शामिल है, जाति व्यवस्था शामिल है, अस्पृश्यता शामिल है, आदिवासी का सेग्रीगेशन शामिल है, महिला की दासता शामिल है और गुमंतु जाति का बहिष्कार शामिल है और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपना शामिल है। इस पर खड़ा है हिंदुत्व। तो इसलिए ये हिंदुत्व नहीं है, ये मूल रूप से ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मणत्व के नाम से प्रचार नहीं किया जा सकता, इसलिए पर्दा डालकर उसका नाम हिंदुत्व रखा गया है। और मुस्लिम भाइयों को यह समझ में नहीं आता, ये हिंदुत्व समझ में नहीं आता। वो हिंदुत्व हिंदुत्व ही करते रहते हैं, वो हिंदू धर्म कहते रहते हैं। गलत बात है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म वजूद में नहीं है, हिंदुत्व नाम की कोई विचारधारा वजूद में नहीं है। ये सारा ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए है। आरएसएस ने देश में जो माहौल खड़ा किया उसका फायदा केवल बीजेपी को होता है, यह कहना गलत बात है। आरएसएस ने जो माहौल बनाया उसका फायदा कांग्रेस को, बीजेपी को, कम्युनिस्टों को, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को, तृणमूल कांग्रेस को, सबको फायदा होता है। हिंदू मुस्लिम की जो थ्योरी, उसका फायदा होता है। इसलिए वो भी मौलिक रूप से उनका विरोध नहीं करते, वो नौटंकी खड़ी करते हैं सेकुलर वर्सेस कम्युनल। बल्कि हर कोई नेता हिंदू, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, ये बताने का ये तो आरएसएस का जो ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसने का मामला है। अखिलेश कह रहे पुरोहितों को हम सैलरी देंगे, तो इसका मतलब है वो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम करेंगे सरकारी पैसे से। मूर्खता की हद हो गई, मैं इसे मूर्खता मानता हूं। ये तो ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद मजबूत करने का कार्यक्रम है, सरकारी पैसे से आप ब्राह्मणवाद का, मैं तो भारत बंद करवाऊंगा इसके खिलाफ। अखिलेश ने जो कहा वो अभी तो हम प्रचार के लिए निकले नहीं है, अभी निकलेंगे तो ये इसकी धज्जियां उड़ाएंगे। पुरोहितों को तुम पैसा देकर, सैलरी देकर के ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद मजबूत करना चाहते हो, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। ऐसे ये समाजवाद है? ये किस मापदंड में समाजवाद है? जिन ब्राह्मणों ने किस मापदंड में? मुख्यमंत्री का आवास जो है वो गंगा जल से धो दिया, उन्हीं को जो है। तो ये जो लोग हैं वो उनको शुद्ध राजनीति बोलते, इसको बोलते हैं शुद्ध राजनीति। इसी सिद्धांत को कोई लेना देना नहीं। लोहिया के समाजवाद को भी समाजवादी पार्टी से कोई लेना नहीं। लोहिया होते तो बोलते कि साला पता नहीं था क्या, लोहिया माथा पकड़ लेता, अरे कौन सा समाजवाद ला रहे भाई, मुझे समझा दो थोड़ा सा, मुझे समाजवाद समझ में नहीं आ रहा।
लोहिया को भी संकट पड़ता। अरे भाई अखिलेश जी, मुझे जरा मेरा ही समाजवाद जरा मुझे समझा दो, क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम कौन सा समाजवाद कह रहे हो। बात को आगे बढ़ाते हैं सर। एक सवाल है, जब से ओवैसी साहब की गाड़ी पर हमला हुआ है और बीजेपी से संबंधित वो दो लोग हैं, उनके काफी सारे फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, मुख्यमंत्री के साथ में भी उनके फोटो है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी ना मुसलमानों को टिकट देती है, ना मुसलमानों की उनको वोट चाहिए, और ओवैसी का अगर प्रचार होता है तो बीजेपी का क्या नुकसान है? बीजेपी की तरफ से क्यों क्यों गोली कोई नुकसान किसी प्रकार का ओवैसी पर हमला करने से कोई नुकसान ही नहीं होता, बल्कि हमला करने से ओवैसी साहब को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। बीजेपी को क्या नुकसान है फिर? बीजेपी को नुकसान नहीं, फायदा है, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा होता। मामला जब हिंदू मुसलमान का खड़ा होता तो जो SC ST OBC के इलिटरेट एंड द सेमी इलिटरेट लोग हैं, वो सारा जत्थेबंद होकर मुसलमानों के प्रतिक्रिया में, विरोध में बीजेपी के समर्थन में खड़े हो जाते, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक नालायकी करने के अलावा कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो कहते कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, तो ये क्या है? चुनाव के दौरान तुम गोलियां चलवा रहे हो, ये क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर है? बीजेपी के लोगों ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि अभी सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के हाथ में, हमारे पास में कुछ नहीं है। तो बीच बीच में हम लोग मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। और TN शेषन के जमाने में जिस तरह से मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में होती थी, ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा है। ऐसा तो दिख रहा है TN शेषन के जमाने में जैसे मशीनरी उनके हाथ में होती थी, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। अभी भी मशीनरी योगी के ही हाथ में है, वो काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मशीनरी उन्होंने हाथ में ली चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में। और इसलिए चीफ डिप्टी CM ने बयान दिया कि वो अखिलेश के समय में भी ऐसा होता था, लोग पकड़े नहीं जाते थे, हमारे समय में भी होता है मगर लोग पकड़े जाते हैं। तो मशीनरी तो अभी भी हाथ में ही है, ये सबूत पेश कर रहे हैं। डिप्टी CM का तो एक बयान इस बात का सबूत है कि मशीनरी अभी हमारे ही हाथ में है, पकड़ेंगे हम। अरे चुनाव आयोग बोलना चाहिए पकड़ेंगे, तो डिप्टी CM बोल रहा पकड़ेंगे। लेकिन ये क्या इसका ओवैसी जी को जो फायदा आप बता रहे हैं, क्या ये फायदा है कि मुसलमानों के वोट जो भावनात्मक उनको समर्थन मिलेगा और फिर समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा? वो ये प्लान ये है बीजेपी और ओवैसी जी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। एक पार्टी को बेनिफिट नहीं होता जब मामला ओवैसी वर्सेस बीजेपी का मामला खड़ा हो जाता है, क्योंकि हुआ ना जी। मीडिया ने बीजेपी वर्सेस ओवैसी का मामला खड़ा कर दिया, बल्कि हमारे गठबंधन में भी वो फोकस ओवैसी साहब को ही कर रहे थे, ताकि वो उनको लगे कि ये मामला हिंदू मुसलमान का बनाया जाए, मगर वो बनने नहीं दे रहे थे। मैं वहां था और जो चेहरे हम लोग सारे एरिया में संगठन हमारे पास था, वो बनने नहीं दे रहा था, बन नहीं रहा था। वो अकेले गए, उन पर हमला हुआ। ये हमला आगे भी होने की संभावना इनकार नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं कि इसका आधार लेकर पुलिस वाले उनको कार्यक्रमों में परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, सवाल है। सिक्योरिटी का हाँ। बना। और अगर मान लो जनसंपर्क में उनके साथ 50-100 पुलिस रहेंगे तो फिर तो वो उस कैंपेन में सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने भी बयान दिया कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे 1 नंबर का मुसलमान बना दो, 1 नंबर का भारत का नागरिक बना दो। ये बात तो सही है। बैरिस्टर आदमी है तो बात तो इंग्लैंड का सिस्टम जानते हैं ना, वो इंग्लैंड की आइडल जानते हैं।
मैं खुद कहता था कि बीजेपी और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो फॉरेन लीडर है, वो विदेश में पढ़े हुए लोग लीडर है, और मुसलमानों के लीडर मदरसे से आते हैं, वो कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बैरिस्टर आदमी है, क्योंकि गांधी और नेहरू के समय में सारे मुसलमानों के लीडर जितने थे वो सारे बैरिस्टर थे। मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर थे, लियाकत अली जो प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के पहले वो भी बैरिस्टर थे, और ये यूपी के मुजफ्फरनगर के थे, ये मुजफ्फरनगर के थे, सहारनपुर के पास में मुजफ्फरनगर है ना, वहां के रहने वाले थे, उनके पश्तूनी घर है अभी भी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो कारवा है वो अब आगे बढ़ रहा है, और उसके प्रचार के लिए क्या क्या योजना है, किस प्रकार से हम लोग अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में सहभागी जितने भी दल है, सब उन लोगों को लेकर अभी हम अपनी रणनीति बनाकर प्रचार के लिए निकलेंगे। अभी 7 और 8 तारीख को 10-12 चुनाव क्षेत्रों में एक साथ पश्चिमांचल में पहले चरण में एक ही दिन में हम लोग कवर कर लेंगे सारा का सारा, और उसका लाइव टेलीकास्ट होगा सारे इसमें। और फिर दूसरे दिन 9 तारीख को जो खाली समय है उस समय भी हमारी सारी मशीनरी, वैसे तो प्रचार में सारी मशीनरी लगी हुई है, बूथ लेवल तक का हमारा पहला संगठन बना हुआ है, और बूथ लेवल तक हमारे लोगों ने काम किया है। परिवर्तन यात्रा इसीलिए चलाई गई थी बूथ लेवल का संगठन बनाने के लिए, वो लोग काम में लगे हुए हैं। अभी कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, क्योंकि 2-3 चरणों की जो सीटें थे जो गठबंधन में उनके खाते में गई, वो तो अब मामला नहीं रहा। अभी भी मुझे लगता है कि अब वो सीटें जो है वो 200 से लेकर 250 तक हो जाएगी, और गठबंधन के लोगों को भी सीटें दी जाएगी। जो आपके साथ में दल है, कल आपने घोषित भी किया था 300 तक हो सकते हैं। जी जी जी। 100 सीटों का अंतर रहेगा ये इस घालमेल की वजह से। तो हमारे पास एक विकल्प नहीं है, हमारे पास 3 विकल्प है। जिनके पास एक विकल्प है वो केवल चुनाव के लिए ही अपना जोर लगाते रहते हैं। हमारे पास 3 विकल्प है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप, एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर लड़ाई लड़ना, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर भारत बंद करना या आंदोलन करना। हमारे पास 3 विकल्प है, हमारे पास काम के लिए कोई ये नहीं है। और 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे तो भारत में कोई ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब उनको मालूम हो जाएगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो हमारे साथ में ही खड़ा होगा, किसी और की इधर उधर जाने वाला नहीं। हम पेशेंस से बड़े शांति से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके सामने चुनाव एक बार 5 साल में आता है, उसके अलावा जिनके पास कुछ नहीं है, वो लोग होने के बाद वो उनके पास कुछ होता नहीं है। तो लगभग सभी मुद्दों पर हमने मेश्राम साहब से बात कर ली है। जो भी सवाल थे, हमारे सवाल थे, लोगों के द्वारा जो सवाल आए थे, उन सभी मुद्दों पर हमने बात कर ली है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से वो क्यों अलग हुए, बहुत दुख के साथ उन्होंने कहा भी कि उनका ये विचार नहीं था कि इस प्रकार का कोई स्टेप लिया जाए, लेकिन बहुत दुख के साथ में वे इससे बाहर हो गए हैं। इसके अलावा ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ उसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र है, ये भी उन्होंने खुलासा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आने वाले 10 सालों में भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखेंगे जिसको ये पता ना हो कि उनकी लड़ाई, उनके हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। एक अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसी की दिशा में वे बामसेफ और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ रहा है। अब सफलता कितनी मिलती है वो आने वाले समय की बात है। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।